हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक टॉपिक कि जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर कर रहा था एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कंसाइनमेंट की फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो कंसाइनर होता है वो कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर दो तरीके से वो कर सकता है, आइदर एट द कॉस्ट प्राइस और एट द इनवॉइस प्राइस। ठीक है जी, तो हम कॉस्ट प्राइस ट्रांसफर्स लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय द कंसाइनर एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ट्रांसफर किया गया है सामान एट इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस हमने क्या डिस्कस किया था? इनवॉइस प्राइस वाज व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं कि इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसाइनर ने 100 रुपए की चीज खरीदी है, 105 रुपए का बिल बना के अपने कंसाइनी को ट्रांसफर कर दिया है, 5 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, तो ऐसे ट्रांसफर्स को हम इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ना, जो रिजल्टिंग मेरा प्राइस होगा दैट इज द इनवॉइस प्राइस। ठीक, चलिए इसी प्रॉफिट की कैलकुलेशन को एक बार पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कैलकुलेशन में। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पॉइंट्स में गलती करते हैं, तो सबसे पहले इसी को क्लियर करते हैं, उसके बाद टॉपिक पे मूव करेंगे। तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ केसेस लिख रहा हूं। ठीक है, केस नंबर 1, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस से ₹1 लाख, प्रॉफिट आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू से 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमसे पूछता है वो कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सी एक चीज मैंने लिखी है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹1 लाख, प्रॉफिट बोलता है 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने दो पैरामीटर्स हमेशा कंपेयर करके ये कैलकुलेशंस करनी है। प्रॉफिट किस चीज पे दिया गया है और जो प्राइस मुझे गिवन है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है। अगर ये दोनों पैरामीटर्स सेम है, अप्लाई दी परसेंटेज ऑन द गिवन वैल्यू, प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर डिफरेंट होंगी तो देखते हैं किस तरह से हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इस केस में ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, दोनों सेम है, तो डायरेक्टली जो गिवन वैल्यू है उसके ऊपर हम परसेंटेज प्रॉफिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा कि कॉस्ट 1 लाख है, 20,000 का प्रॉफिट है, आईपी कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 20,000 दैट इज 1,20,000 रुपीज। ठीक है जी, चले जी, बिल्कुल सिंपल सा था ये। ऐसे ही केस नंबर 2 उठाते हैं, उसमें लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है ₹1 लाख। ठीक है, ये प्रॉफिट मुझे दिया गया है, प्रॉफिट इज 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो मैंने आपको दो पैरामीटर्स बोले, प्रॉफिट किस वैल्यू पे है और गिवन वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक चीज कॉस्ट है, एक इनवॉइस प्राइस है, तो इसका मतलब डायरेक्टली तो ये 20% ऑफ 1 लाख हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यूनिटरी में समझाता हूं। जिस भी चीज पे आपको प्रॉफिट गिवन होगा, आईपी है तो आईपी उठा लेंगे, कॉस्ट है तो कॉस्ट उठा लेंगे, तो उसको हम 100 डिनोट करते हैं। लेट आईपी इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% ऑफ आईपी दैट इज इक्वल टू 20। तो मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इनवॉइस प्राइस। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आईपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये मैंने यूनिटरी बना दिया। जिस चीज पे प्रॉफिट गिवन था उसको 100 एज्यूम कर लिया है, उसके ऊपर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर दिया है, प्लस या माइनस करके कॉस्ट या आईपी जो भी आपको कैलकुलेट करना होगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब मेरी कॉस्ट 80 रुपीज़ की होती है तो मुझे कितने का प्रॉफिट होता है, 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। कि 80 रुपये की कॉस्ट अगर मुझे पड़ती है तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो जब 1 लाख की कॉस्ट मेरे लिए होगी तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 1 लाख दैट इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़। ठीक है जी, समझ आती है ये चीज़। गिवन कॉस्ट प्राइस थी, प्रॉफिट ऑन आईपी था, तो इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। चले जी, वेरी गुड। केस नंबर 3 हम लिख लेते हैं इसको कि हमें गिवन है इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू ₹1 लाख,
एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब इस तरह से लिख लेते हैं कि इनवॉइस प्राइस गिवन है 1 लाख रुपीस और प्रॉफिट दिया गया है 20% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस दोनों पैरामीटर सेम है, डायरेक्टली अप्लाई द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख का 20%, दैट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। और अगर कॉस्ट निकालना चाहें 1 लाख माइनस 20,000, वो उसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी, सिंपल सा था। केस नंबर 4 हम लिख लेते हैं कि आईपी गिवन है से ₹1 लाख, प्रॉफिट गिवन है 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब मुझे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है। ठीक, कॉस्ट प्राइस, एक चीज हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है और एक चीज मुझे इनवॉइस प्राइस दिया गया है। ठीक है, दोनों पैरामीटर्स डिफरेंट है तो डायरेक्टली तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। किसको 100 मान लेते हैं? कॉस्ट को, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया गया है, तो लेट कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20% ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो मेरा इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज आईपी, तो मेरे आईपी की वैल्यू हो जाएगी 120। ठीक, तो 120 रुपए का आईपी मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट देता है कि अगर मैं 120 में इस मान को ट्रांसफर करूंगा तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 1 लाख का आईपी मुझे कितना प्रॉफिट देगा? 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 4 केसेस हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं, इसके आगे पीछे और कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से ये आपको केसेस कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो इन 4 केसेस को बहुत ध्यान से आपको समझना है। इस चैप्टर में और आगे 2-3 चैप्टर्स में ये कंसेप्ट आपको काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें ही बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है, आगे की कैलकुलेशंस आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है, चले जी, अब हमारा टॉपिक कि जब गुड्स को ट्रांसफर करते थे हम एट इनवॉइस प्राइस, उसको स्टार्ट करते हैं और उसको समझने के लिए एक हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है जी, चले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं या क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। वो कहता है दिनेश ऑफ मुंबई कंसाइंड मेडिसिन टू राव ऑफ बैंगलोर कॉस्टिंग ₹1 लाख। ठीक है, तो इसमें जो दिनेश है वो कंसाइनर हो जाएगा क्योंकि वो गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है, और जो राव गिवन है, जो रिसीवर है, ही विल बी द कंसाइनी। और आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स गिवन है, कॉस्ट इज ₹1 लाख। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन कहता है द परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस was made so as to show a profit of 25% on cost। ठीक है, प्रॉफिट मुझे बोलता है कि प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। 2 पैरामीटर्स चेक करने, प्रॉफिट किस चीज पे है, गिवन क्या वैल्यू है, दोनों सेम है, अप्लाई द अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑन द रिस्पेक्टिव वैल्यू। तो 1 लाख का 25% 25,000, ये मेरे प्रॉफिट की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर मैं इनवॉइस प्राइस की बात करूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये मेरी इनवॉइस प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 लाख कॉस्टिंग का सामान कंसाइनर ने कंसाइनी को 1,25,000 में ट्रांसफर किया है। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है दिनेश पेड फ्रेट 2000 एंड इंश्योरेंस 325। ठीक है, दिनेश कंसाइनर था तो कंसाइनर के कुछ एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं, वो देखते हैं कैसे एंट्री करेंगे। राव सोल्ड अ पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट फॉर ₹88,000 एट अ यूनिफॉर्म प्राइस एट 10% ओवर द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, आपको सेल्स गिवन है, सेल्स बाय कंसाइनी आपको दिया गया है, कितनी है? ₹88,000, जो कहता है विच इज 10% अबव द इनवॉइस प्राइस, कि जो इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को ट्रांसफर किया गया था उसमें कंसाइनी ने और 10% प्रॉफिट जोड़ा है और उस वैल्यू पे उसने सेल किया है, और टोटल सेल्स उसने कितनी इंकर की है? दैट इज 88,000। ठीक है, तो उसने कितनी सेल्स इफेक्ट की हैं? दैट इज 88,000 और 10% अबव द इनवॉइस प्राइस है। ठीक, चलिए तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड,
कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आंसर आता है यार 10% बढ़ाया था, इस वैल्यू में से 10% घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। वो क्या करेंगे, 88,000 में से 10% 8800 माइनस कर देंगे, 79,200 बोलेंगे कि हमारी वैल्यू है। चलिए देखते हैं क्या ये चीज़ हमारी ठीक है जो आप लोग के दिमाग में आ रही है। मैं एक वैल्यू लेता हूँ, एक बेस वैल्यू 100 ले लेते हैं, 10% अबव, तो इसका 10% अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब बढ़ी हुई वैल्यू कितनी है, 110। अगर मैं इसका 10% कम करूंगा तो वैल्यू रह जाती है 99। तो 100 की चीज़ को 10 से बढ़ाया था 110 हो गया था, 110 को 10% बढ़ाया तो घटाया तो 99 हो गया। तो घटाने के बाद 100 आ जाता तो आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो सही होती। पर 100 की चीज़ 10% बढ़ के 110 हुई थी, 110 की चीज़ 10% घट के 99 रह गई थी। इसका मतलब ये जो आप सीधा -10% की बात कर रहे हैं वो तो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको तो मैं रब कर रहा हूँ एक बार, ये चीज़ हमारी गलत हो गई है। तो 100 रुपये की चीज़ अगर 10% बढ़ती है तो वो 110 की हो जाती है। तो इसको यूनिटरी बनाते हैं कि जो चीज़ बढ़ने के बाद 110 की है वो बढ़ने से पहले कितनी थी, 100 रुपये की थी। तो जो चीज़ बढ़ने के बाद 88,000 की है तो बढ़ने से पहले क्या रही होगी, 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 88,000 रुपीज़। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 88,000 दैट इज इक्वल टू 80,000। 80,000 का 10% बढ़ा के देखिए वो 88,000 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 80,000 का सामान था जिसकी आईपी 80,000 की थी उसको उसने 88,000 में आगे सेल ऑफ किया है। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन सबको क्लियर है, समझ आती है। चलिए जी, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे आपको गिवन है जो राव था उस ही स्पेंड 3,000 एज वेयर हाउस एक्सपेंसेस एंड 1,000 एज सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो दो तरह के उसने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं, वो हमें दिए गए हैं। आगे कहता है राव इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, तो ये नॉर्मल कमीशन आपको दी गई है, एंड 25% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो दो तरह की कमीशन हमें दी गई हैं, एक कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है और एक नॉर्मल कमीशन ऑन सेल्स आपको दिया गया है। ठीक है जी, राव पेड द अमाउंट बाय अ बैंक ड्राफ्ट। आपसे पूछा गया प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो भी नेसेसरी अकाउंट्स होने चाहिए हैं इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर वो हमें प्रिपेयर करके दिखाने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हमसे पूछ रहा है क्या अकाउंट्स बनेंगे। तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी की थी। कौन सा अकाउंट हमने बनाया था, सबसे पहले जो हमारा फेयर आंसर था जहाँ से प्रॉफिट हम कैलकुलेट किया करते थे, हाँ जी बिल्कुल ठीक, दैट वाज द कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो अकाउंट हमने बनाना है दैट वाज द कंसाइनमेंट अकाउंट, जो हमने डिस्कस किया था। एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जिसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली एंट्री होती थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पिछली क्लास में हमने किया था, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से इसकी एंट्री डाली थी। अगर क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस से आपको गिवन होगा तो आपने ये एंट्री कॉस्ट प्राइस से इंक्लूड करके दिखानी है। अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का गिवन है तो यहाँ ये जो एंट्री डलेगी वो कॉस्ट से नहीं डालनी है, ये आपने इनवॉइस प्राइस से डालनी है। तो इनवॉइस प्राइस कितना था, जो सामान हमने ट्रांसफर किया था, दैट वाज 1,25,000, जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लिया था। 1 लाख प्लस 25,000 प्रॉफिट हमने निकाला था, तो 1,25,000 का सामान था जो हमने ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो जब भी ये एंट्री आपने आईपी पे डालनी है तो आपने क्या करना है, बाय साइड पे सेम एंट्री डालनी है, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट विद द अमाउंट ऑफ लोडिंग या प्रॉफिट। ठीक है, लोडिंग या जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं वो आपने एंट्री डाल देनी है कि इस 1,25,000 में कितना प्रॉफिट हमने ऐड किया है। तो हमने कैलकुलेट किया हुआ था कि जो प्रॉफिट हमने इंक्लूड किया था दैट वाज 25,000 रुपीज। तो बाय साइड पे इसकी एंट्री डाल देते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ कॉस्ट से ही एंट्री डाल देते तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो आपके प्रेजेंटेशन के नंबर काट ले। तो अगर क्वेश्चन आईपी का है तो ध्यान रखना है आपने पहली एंट्री आईपी से ही डालनी है और रिवर्स साइड पे उसका प्रॉफिट कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री हम जो डाला करते थे दैट वाज टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट।
ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इसमें हम क्या चीज लिखा करते थे, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एंट्री हम इंक्लूड किया करते थे फॉर द कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस देख लेते हैं, हमारे पास क्या गिवन है। एक आपके पास गिवन था फ्रेट, गिवन था 2000, ठीक है जी, और दूसरे आपको एक्सपेंस गिवन है इंश्योरेंस 325। तो टोटल कंसाइनर के एक्सपेंसेस हो जाएंगे 2325, ठीक है जी। तो सेकंड एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश या टू बैंक फॉर द कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। एक एंट्री हम लिखा करते थे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी यहां पर कौन है, राव, तो उसके नाम से डाल देते हैं एंट्री राउज अकाउंट। ये किस चीज के लिए डाला करते थे, दिस वाज फॉर कंसाइनीज एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए हैं ये एंट्री उसके लिए हम इंक्लूड करते हैं। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं क्या है। एक वो कहता है वेयर हाउस एक्सपेंसेस हैं 3000 के, और एक आपको गिवन है सेलिंग एक्सपेंसेस ₹1000, ठीक है। तो ये दो एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं कंसाइनी के, वेयर हाउस एक्सपेंसेस 3000 एंड दी सेलिंग एक्सपेंसेस ₹1000, तो टोटल ऑफ 4000। चलिए फटाफट से मुझे एक बार बताएंगे या आप एक बार देखेंगे इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा रेकरिंग है या कौन सा नॉन रेकरिंग है एक्सपेंस। अगर आपको याद हो, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था एक तरीका कि वो सारे खर्चे जो सामान को पहुंचाने तक के लिए किए जाते हैं, ठीक है, जो कंसाइनी के पास सामान ट्रांसफर किया गया है, कंसाइनी उसको अपने गोडाउन या अपनी जगह तक लेके जाने तक जो भी खर्चे करता है वो नॉन रेकरिंग होते हैं। उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस रेकरिंग हैं। तो जो वेयर हाउस एक्सपेंसेस हैं, स्टोरेज एक्सपेंसेस सामान पहुंचने के बाद के, तो ये रेकरिंग हो जाएंगे आपके, ठीक है, तो ये रेकरिंग एक्सपेंसेस बन जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी पहुंचने के बाद बेचने के खर्चे, तो ये भी आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों ही एक्सपेंसेस रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, ठीक है जी। आगे सेल्स की एंट्री डालते हैं। सेल्स की एंट्री बाय साइड पर डाला करते थे और उसके लिए हम जो अकाउंट यूज करते थे दैट वाज द कंसाइनीज अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ सेल्स। कंसाइनी का नाम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये सेल्स प्रेजेंटली अभी कंसाइनी ने की है, कंसाइनर ने कंसाइनी से इसका पैसा अभी रिसीव करना है, ठीक है। सेल्स की वैल्यू हमें दी गई थी दैट वाज 88,000 रुपीज़, वो हमने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है कि सेल्स कितनी थी, दैट वाज 88,000 रुपीज़। अब सेल्स है तो उसको कमीशन देनी है, कमीशन कंसाइनर के लिए खर्चा, तो खर्चा का मतलब यहाँ डेबिट करते हैं, तो टू राउज अकाउंट फॉर हिज कमीशन, ठीक है, जो आपने इसको कमीशन पे करनी है ये उसके लिए एंट्री हमने यहाँ पर इंक्लूड करनी है। दो तरह की कमीशन हमें दी गई थी, एक थी नॉर्मल कमीशन, वो कहता जो भी उसने सेल्स की हैं उसका 5% उसको नॉर्मल कमीशन आपने पे करना है। एक कमीशन ऑन प्रॉफिट्स बोला गया था, दैट वाज 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और ये चीज़ अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको लिखवाया था पहले कि इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले बाकी सारी एंट्रीज आपको डालनी है, ठीक है। बाकी जो रिजल्टिंग नेट प्रॉफिट आएगा उसका रफ में कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये कमीशन कैलकुलेट कर दी जाएगी। तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, बाकी सारी एंट्रीज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये सारी एंट्रीज हमें दी गई हैं। तो आपको लगता है क्या कुछ और एंट्री बची है या खुद से हमें कैलकुलेट करनी है? क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक है इस क्वेश्चन में या नहीं है? देखते हैं जी कितना है क्लोजिंग स्टॉक। आईपी ऑफ गुड्स सेंट कितना था, कि उसने कितने का सामान ट्रांसफर किया था, 1,25,000 रुपए का सामान कंसाइनर ने कंसाइनी को ट्रांसफर किया था। आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड, वो अभी हमने वर्किंग नोट एक बनाया हुआ था, उसमें कैलकुलेट ऑलरेडी हमने किया था कि 80,000 आईपी थी जिसको हमने 88,000 में बेचा था। तो 80,000 का सामान था जो कंसाइनी ने बेच दिया था। तो 125 का सामान ट्रांसफर किया था, 80,000 का उसने सामान बेच दिया है। इसका मतलब उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होना चाहिए है वो कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 45,000 रुपीज एंड दिस इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, 125 का सामान उसने ट्रांसफर किया था, 88 का बेच दिया, तो बाकी
क्लोजिंग स्टॉक निकाल आते हैं। नहीं जी, 88,000 वाज आफ्टर एडिंग 10% प्रॉफिट टू द इनवॉइस प्राइस। तो दो चीज़ें जो आप माइनस कर रहे हैं वो सेम प्लेटफॉर्म पे होनी ज़रूरी है, या तो दोनों इनवॉइस प्राइस हों, या दोनों कॉस्ट प्राइस हों, या दोनों सेलिंग प्राइस हों, तो आप ये चीज़ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट्स वाला ईजी होता है कि कितने यूनिट्स से कितने बेच दिए तो रिजल्टिंग हम बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक बोल देते थे। वैल्यूज़ में थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा। ठीक चीज़, ये चीज़ आपको समझ आती है। चलिए, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक वर्किंग नोट बनाते थे फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, एक वर्किंग नोट बनाया करते थे फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। उसमें हमने तीन चीज़ें इंक्लूड की थी, कॉस्ट प्राइस, प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस एंड प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग ऑफ द कंसाइनीज एक्सपेंसेस। तो अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है तो हम कॉस्ट की जगह इनवॉइस प्राइस यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि इनवॉइस प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक कितना है, दैट इज 45,000 रुपीज़। प्लस इसमें ऐड क्या करने हैं, प्रोपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। ठीक है, कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन उठाया था हमने वो यूनिट्स का था। यूनिट्स में प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है कि इतने यूनिट्स के लिए ये खर्चा था तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के लिए कितना होगा। अब यहाँ वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे कि 1,25,000 का सामान ट्रांसफ़र करने के लिए उसने जो खर्चा इंकर किया था वो कितना था, 2325 था। तो 1,25,000 के सामान के ऊपर जो उसने खर्चा उठाया था दैट वाज 2325। तो हम क्लोजिंग स्टॉक कितने का निकाल रहे हैं, 45,000। तो उसके लिए प्रोपोर्शनेट खर्चा कितना हो जाएगा, 2325 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 45,000। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है ये, 2325 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 45,000। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है 837। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमने ऐड करनी है दैट इज द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने बोला था कि दोनों ही जो खर्चे हैं वो दोनों ही रेकरिंग हैं, तो इसका मतलब नॉन रेकरिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है। तो टोटल मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 45,000 प्लस 837 प्लस 0 45837। तो ये वैल्यू को हम अपने अकाउंट में इंक्लूड कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 45837। और ये भी चीज़ क्या थी, ये थी इनवॉइस प्राइस के ऊपर। तो जो भी चीज़ इनवॉइस प्राइस के ऊपर होगी ध्यान रखना है उसका रिवर्स साइड पे प्रॉफिट आपको कैंसिल आउट करना होगा। तो इसके लिए भी आपको एक रिवर्स साइड पे एंट्री डालनी है फॉर कैंसिलेशन ऑफ इट्स प्रॉफिट, और उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज द स्टॉक रिजर्व। ठीक है, स्टॉक रिजर्व इज प्रॉफिट ऑन द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक पे कितना प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर इसकी एंट्री में इंक्लूड करके दिखाना है। ठीक है जी, ये चीज़ सबको समझ आती है। अब देखें प्रॉफिट, अब एक चीज़ आपने और जो ध्यान रखनी है, क्या प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है या इसमें इंक्लूडेड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हैं, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। प्रॉफिट सिर्फ इस वैल्यू में इंक्लूड किया गया है, तो मुझे इसी वैल्यू में हमेशा स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आती है आपको। तो ये आईपी गिवन है कि आईपी कितना है, 45,000, और क्वेश्चन में गिवन था कि प्रॉफिट वाज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट, ये इनवॉइस प्राइस डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो कॉस्ट को 100 क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया गया है, इसको 100 मान लेते हैं। प्रॉफिट 25% ऑफ 100, इनवॉइस प्राइस 125। 125 की इनवॉइस प्राइस मुझे 25 का प्रॉफिट देती है, तो 45,000 की इनवॉइस प्राइस मुझे कितने का प्रॉफिट देगी, 25 बाई 125 और 45,000 दैट इज इक्वल टू 9,000 रुपीज़। तो यहाँ स्टॉक रिजर्व की एंट्री डाल देते हैं कि स्टॉक रिजर्व कितना है, 9,000। अब हमने सारी एंट्रीज इंक्लूड कर दी हैं, अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट, और उसके बाद उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्रीज हैं 25,000 प्लस 88,000 प्लस 45,837 माइनस 1,25,000 माइनस 2,325 माइनस 4,000 माइनस 4,400 माइनस
9,000। ठीक है, हमारी वैल्यू आ जाती है 14,112। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 14,112 और कमीशन हमें कैलकुलेट करनी है 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर का मतलब 25/125 ऑफ 14,112। ठीक है, तो देख लेते हैं कितनी आती है वैल्यू। दैट इज इक्वल टू 2822। ठीक है, तो कमीशन ऑन प्रॉफिट्स की वैल्यू आ जाएगी 2822। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं अकाउंट को, वहां से नेट प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आता है। 14,112 माइनस 2822 दैट इज इक्वल टू 11,290। ठीक है, तो ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का आंसर या प्रॉफिट का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो कमीशन आफ्टर चार्जिंग था, तो नेट प्रॉफिट जो भी रफ में निकाला था उसके ऊपर 25/125 कमीशन की एंट्री डाली, तो रिजल्टिंग मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक अकाउंट जो हम बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर दैट इज द कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो बनाया जाता है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर दैट इज नोन एज द कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, दो अकाउंट आपको बनाने होते हैं इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनीज अकाउंट, तो कंसाइनी अकाउंट यहां पर कौन था? राव। तो राव का अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं, सिंपल सा एक अकाउंट है। जहां जहां राव का नाम आपको इस कंसाइनमेंट में दिखा है उसकी एंट्री आपने यहां पर रिवर्स पोस्ट कर देनी है। बाय राउज अकाउंट, तो टू कंसाइनमेंट दैट इज फॉर 88,000। टू राव, तो बाय कंसाइनमेंट। ठीक है, एक्सपेंसेस थे 4,000 के। टू राव कमीशन, तो इसका मतलब बाय साइड पे बाय कंसाइनमेंट जो उसकी कमीशन की एंट्री है दैट इज, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 7,222। ठीक है, तो जितनी यहां पर आपको एंट्रीज दिखी है उसकी रिवर्स पोस्टिंग। इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर कंसाइनी ने कंसाइनर को कैश पेमेंट की है तो बाय कैश, बैंक ड्राफ्ट या चेक दिया है तो बाय बैंक, अगर कोई बिल लिख के दिया है तो BR। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर कोई म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंसाइनी एंड द कंसाइनर है इन द फॉर्म ऑफ अ पेमेंट बाय कैश, बैंक, चेक, BR, किसी भी तरह से बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर, उसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में कहीं नहीं इंक्लूड होती है। ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है, ये कंसाइनीज अकाउंट में बाय साइड पे लिख के दिखा दी जाती है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है तो इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लिख देंगे बैलेंस ड्यू, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे और इस अकाउंट को यहां पर बैलेंस कर देंगे। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि ही पेड द बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो बैलेंस ड्यू की जगह बाय कैश लिख देंगे। इन द फॉर्म ऑफ अ चेक और अ बैंक ड्राफ्ट तो बाय बैंक लिख देंगे। इन द फॉर्म ऑफ अ बिल तो बाय BR लिख देंगे। साइलेंट होगा तो बाय बैलेंस ड्यू के नाम से इसको लिख के अकाउंट को खत्म करेंगे। तो बैलेंस ड्यू का मतलब है कंसाइनर ने कंसाइनी से इतना पैसा अभी भी लेना है। उसने इससे इतना पैसा लेना था, 88,000 जो उसने सेल्स की थी, 4,000 उसको खर्चे का देना था, इतनी उसको कमीशन देनी थी, तो बाकी बैलेंस उसने अभी भी रिसीव करना है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस। ध्यान से करना है इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसके ऊपर कई बार पूछ लिया जाता है।